नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात कथित शराब घोटाले की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर से एक समन जारी किया है। यह बड़ी अपडेट आपको दे दें, ईडी की तरफ से यह 9वां समन जारी किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। और यहां पर आपको यह भी बताएं कि इस मामले में ईडी ने कोर्ट में शिकायत की थी। कल केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट से कल उनको फौरी राहत मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने कल ईडी के समन मामले में जमानत दे दी थी और आज फिर ईडी ने केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 9वां समन जारी कर दिया है। यह बड़ी खबर, 9वां समन है ये। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। कल उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी और अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि कब कब ये समन जारी किए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तारीखें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समन। पहला समन 30 अक्टूबर, दूसरा 18 दिसंबर, तीसरा 22 दिसंबर और चौथा 13 जनवरी पूछताछ के लिए बुलाया गया। और क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। 2 नवंबर 2023 को वो नहीं गए। फिर 31 दिसंबर 2023 को बुलाया गया पूछताछ के लिए, नहीं गए अरविंद केजरीवाल। 3 जनवरी 2024 को फिर से बुलाया गया, नहीं गए। और 18 जनवरी 2024 को उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए, वो नहीं गए। उन्हें गैर कानूनी समन बताया। 5वां समन आप देख लीजिए, 31 जनवरी को उनको ईडी ने भेजा। 6ठा समन था 14 फरवरी के लिए। 7वां समन था 22 फरवरी के लिए। 8वां था 27 फरवरी के लिए और 9वां जो अब भेजा गया है उस 17 मार्च को भेजा गया। 21 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा गया है। 2 फरवरी 2024 को उनको बुलाया गया था, वो नहीं गए। 19 फरवरी 2024 को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, नहीं गए। 26 फरवरी को बुलाया गया, नहीं गए। 4 मार्च को बुलाया गया पिछले समन पर, वो नहीं गए। और अब 21 मार्च को बुलाया गया है। इस 9वें समन के जरिए देखते हैं कि वो क्या करते हैं इस पर। आइए अब आपको मनोज वर्मा के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, अभी कल ही उनको जमानत मिली और आज फिर से ईडी ने 9वां समन उनको भेज दिया है और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूरा प्रकरण कैसे समझाएं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जो उनको ज़मानत मिली है वो समन पर पेश ना होने की वजह पर ज़मानत मिली है। आपको बताना चाहूँगा कि 3 समन पर अगर पेश नहीं होते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि ईडी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। ईडी अदालत पहुंची थी और अदालत ने 16 मार्च का जो समय था वो अरविंद केजरीवाल को दिया था पेश होने के लिए। इसके बाद जो ईडी ने दूसरी बार भी अदालत पहुंची थी उसमें भी 16 मार्च का समय दिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल 3 समन पर पेश नहीं हुए थे और 3 समन पर पेश ना होना 174 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर उनको जमानत मिली है क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है। अब ईडी ने जो है वो 9वां समन भेज दिया, यानी कि अब ईडी अगर 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तब ईडी एक बार फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मनीष सिसोदिया का मामला चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था कि इस मामले की जो सुनवाई है, यानी कि इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने के अंदर पूरी की जाए। यही वजह है कि ईडी जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना ईडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सामने आया था। उनके घर पर मीटिंग हुई थी। इसके अलावा जो और भी लोग थे उनसे भी फेस टाइम के जरिए बात कराई गई थी। तो अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है कि कविता को गिरफ्तार किया गया है, 7 दिन की रिमांड पर है। तो हो सकता है पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी।
अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है यह पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मारपिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती हैं। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है, विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट किया है। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है तो यह भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के ये तीनों गुंडे, ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे कि पहले उनको भेजा जाता था, उनके समन भेजे जाते थे और फिर कहा जाता था कि अगर जैसे गुंडे जाके हफ्ता मांगते हैं वैसे ही उन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मांगे जाते थे। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं।
वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मोदी जी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से, अपने इस गुंडे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैम, सवाल ये है कि जो आप नया समन बता रहे हैं जल बोर्ड से जुड़े मामले, इसमें एक सवाल ये कि कब भेजा और कब पेश होने के लिए ईडी ने कहा है, और ये एग्जैक्टली मामला है क्या, ये बता दीजिएगा। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो क्या पता 2-4 दिन में एक तीसरा मामला खुल जाए, तीसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो कोई चौथा मामला खोल देंगे। देखिए, अगर ये प्रक्रिया कानूनी होती और ये प्रक्रिया जांच के लिए होती, ये प्रक्रिया सच्चाई तक पहुंचने के लिए होती, तो क्यों मोदी जी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो ये केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके कंक्लूजन का वेट क्यों नहीं कर सकती है? जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। कब पेश होने के लिए बोला, ये जो जल बोर्ड वाला मामला है, और इसको डेट बतानी। आई थिंक 21 तारीख, आई थिंक 21-22 के आसपास है, वो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी। पर अगले ही हफ्ते पेश होने के लिए दोनों मामलों में भेजा है और दोनों के समन्स कल शाम को आए हैं। चुनाव की घोषणा के मात्र 3 घंटे बाद ये समन अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए। मैम, एक सवाल है, आप लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव घोषणा हुई, अब गिरफ्तार करने की कोशिश है, लेकिन समन भेजने की प्रक्रिया नवंबर से चल रही है, पिछले साल से चल रही है। तब कह रहे थे आप लोग की विधानसभा चुनाव में विचार नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब लोकसभा का हवाला दिया जा रहा है। इस देश में चुनाव तो हर मंत्री आतिशी बता रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 2 समन भेजे गए कल शाम को चुनाव की घोषणा के 3 घंटे बाद 2 मामलों में, शराब नीति मामले में और जल बोर्ड मामले में। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनके पास चलेंगे और उनसे इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे और आगे क्या हो सकता है यह भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मनोज, हम सब ने देखा मंत्री आतिशी ने क्या कहा। वो कह रही है 2 मामले, एक शराब नीति का मामला जो पहले से चल रहा है, उस मामले में 9वां समन कल उनको भेजा गया है और एक और समन जल बोर्ड मामले में भेजा गया है। तो 2 मामले हैं अब और 2 मामलों में उन्हें 21 मार्च को हाजिर होना है, जैसा कि ईडी ने इस समन के जरिए उनसे कहा है। और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें मिल रही है, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ईडी ने जो एनडी गुप्ता के यहाँ पर रेड की थी, जो आम आदमी पार्टी के ही हैं और उनके यहाँ पर जो रेड हुई थी उससे ही जुड़ा ये मामला जो है वो बताया जा रहा है ईडी के सूत्रों की तरफ से। और 14 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ था, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ था, जिसके अंदर कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी और 2023 के अंदर इस मामले में ही कई जगहों पर ईडी ने रेड भी की थी। इसी मामले की जानकारी मिल रही है और इसी मामले की जानकारी जो आ रही है, सामने आ रही है और इसी में ईडी ने जो है अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल इन दोनों सम्मन पर 21 मार्च को पेश होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर एक बार फिर से वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जो ईडी के सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो ईडी ने जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी, उसमें जो मामला दर्ज किया था, उसमें जो लगातार आम आदमी पार्टी के जो लोग थे उनके यहाँ पर रेड की थी, उसी से जुड़ा ये मामला जो है वो बताया जा रहा है और उसी में अरविंद केजरीवाल को सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, आपने दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले पर रोशनी डाली, हमारे दर्शकों के सामने रखी।
बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आज इंडिया गठबंधन मुंबई में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है और इससे पहले राहुल गांधी ने आज न्याय संकल्प पदयात्रा में वो शामिल हुए। प्रियंका गांधी उनके साथ रही। अब वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीनकर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है और हर कदम पे स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रही, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से दबाया जा रहा है। मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे लोग आ रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है। मगर कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में, उन्होंने कहा कि जीएसटी से, नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी। मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अभी आप लाइव देख रहे थे। इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों पर हमले हुए। उन्होंने दावा किया कि रमजान के दौरान तरावीह को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। न सिर्फ छात्रों के साथ मारपीट की गई, बल्कि हॉस्टल के कमरों में भी घुसकर तोड़फोड़ की गई। यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सीरिया और अफ्रीकी देशों के छात्र पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने डीजीपी और कमिश्नर को तलब कर लिया। ये बड़ी खबर, ये पोस्ट उनका आप देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का। गुजरात यूनिवर्सिटी में पिटाई का आरोप है। वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे तरावी का, उनके ऊपर यह हमला किया गया। और उसके बाद गृह राज्य मंत्री ने डीजीपी और कमिश्नर को तलब किया है। रात को क्या हुआ था यहाँ पे, पता है आपको कुछ? कल रात को इधर हम लोग नमाज भी पढ़ा था, 10:30 बजे आसपास था, तो इसलिए हाँ 3 लोग आया। वो बोला इधर को क्या करता है, वो बोला जय श्री राम ऐसा शाउटिंग किया। वो बोला आप लोग को कौन इजाज़त दिया इधर की नमाज़ पढ़ा। हमको बोला हमारा 3-5 साल हो गया इधर को नमाज़ पढ़ाते। वो फिर वो 3 लोग चला गया, वापस 15 लोग आया। हम लोग तो नमाज की कंटिन्यू किया। उसके बाद तो लड़ाई ज़्यादा होगा और उसके लोग बहुत ज़्यादा होगा। वो लोग हमको स्टून से मारा था, स्टून। तो क्योंकि अब उसका लोग ज़्यादा था, हम लोग तो रूम के अंदर आ गया। रूम के अंदर उसके बाद वो लोग ऐसा किया, इसके साथ आया और उसके पास बेट भी था, नाइफ भी था। एक कजाकिस्तान का आदमी है इधर, स्टूडेंट का है, वो नाइफ के साथ इंजर्ड होगा। वो अभी हॉस्पिटल का एडमिट है, तो इसलिए कल रात ऐसा होगा। अच्छा, एक वीडियो सामने आया है, उसमें सबसे पहले जो लोग आए थे, यूथ आए थे टोले में, तो उसमें से एक जन को आपके लोगों में से एक स्लैप किया था, थप्पड़ मारा था। बाद में ये पूरा वाकया सामने आया था, वो क्या था, किसने थप्पड़ मारा था? पहले वो था, वो बोला था 3 लोग जो आया था ना उस टाइम 15 लोग भी उसके साथ आया था। हम लोग को मारा नमाज के टाइम पे, तो इसलिए लड़ाई उधर तो शुरू हो जाएगा। लेकिन वो पहले टाइम वो 3 लोग आया था, हाँ उसकी इस वजह से। अच्छा, पहले मारने की शुरुआत किसने की थी? वो हिंदू लोग किया। अच्छा, हाँ। तो बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जिनकी तारीखों का कल ऐलान हो गया है। और बड़ी खबर आपको दे दें, इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा और फिर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, जनादेश सामने आ जाएगा।
तो 4 जून को एबीपी न्यूज आपको सबसे तेज और सबसे सटीक चुनावी नतीजे दिखाएगा, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। जी हां, 4 जून को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे पास सीट शेयरिंग को लेकर, यह बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। महाविकास आघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, ये कह रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत। कह रहे हैं कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, कल मालूम पड़ जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी और कौन सी सीटें आई हैं महाराष्ट्र में। संजय राउत ये बात कह रहे हैं, उद्धव गुट के नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो कह रहे हैं कल महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। तो चुनाव से और सीट शेयरिंग से जुड़ी बड़ी खबर महाराष्ट्र से। कल महाविकास आघाड़ी जो कि विपक्ष में है फिलहाल वहां पर राज्य में, उसमें सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, यह बात कही है संजय राउत ने। ताजा अपडेट, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि इसमें देरी हो रही है, और अब यह बात आ गई सामने, कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, यह कह रहे हैं संजय राउत। बड़ी अपडेट, सीट शेयरिंग महाविकास आघाड़ी के पार्टनर्स के बीच में कल सामने आ जाएगी, जैसा कि बता रहे हैं संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के नेता। तो महाराष्ट्र में कल सीट शेयरिंग सामने आ जाएगी, लेकिन मुश्किलात जो है सीट शेयरिंग की, उसको कैसे दूर किया जाएगा या उसके लिए क्या हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की मुश्किल कैसे दूर होगी, देखिए 2019 की हम बात कर रहे हैं, 41 सीट थी, लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं, और 2024 में 28 सीट सर्वे बता रहा है। एनडीए को नुकसान बता रहा है 13 सीटों का, ओपिनियन पोल हमारा जो है वो 13 सीटों का नुकसान बता रहा है 2019 के मुकाबले में 2024 में, क्योंकि 2019 में 41 सीटें मिली थी एनडीए को, और 2024 में ओपिनियन पोल बता रहा है कि उन्हें 28 सीटें मिलेंगी। तो मतलब ये 13 सीटों का नुकसान है 2019 और 24 के मुकाबले में। अगर हम एनडीए की बात करें तो बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली थी 2019 में, 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो नुकसान ओपिनियन पोल के मुताबिक 13 सीटों का। बहरहाल सीट शेयरिंग को लेकर क्या हो रहा है और कैसे चैलेंजेस को पार पाने का प्रयास है, आइए कृष्णा ठाकुर समझते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र से संबंधित जानकारियां कृष्ण ठाकुर हमें देंगे और बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर और मुश्किलात और चुनौतियों से पार पाने को लेकर। कृष्ण, देखिए बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बीते कई दिनों से, यानी कि बीते कई महीनों से अगर कहे तो गलत नहीं होगा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन कोई निर्णायक फैसले पर महाविकास आघाड़ी के नेता पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसे में जब पूरे देश में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, तो महाविकास आघाड़ी के तरफ से एक बयान आया है, संजय राउत की तरफ से बयान आया है कि सीट शेयरिंग के मसले को कल तक हल कर लिया जाएगा और सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपने जैसा कहा कि सर्वे ये बता रहा है कि एनडीए को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, और 13 सीटों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमने अपने सर्वे में भी बताया कि किस तरीके से एनडीए 2019 के चुनाव में 41 सीटें जीती थी, और इस वक्त उनको जब सर्वे किया गया है तो 13 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। उसके पीछे की वजह आप जानिए। जब एनडीए 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने एक तरफ से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2019 के बाद 2024 इन 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति काफी बदली है। एनडीए तो बीजेपी एकजुट है, लेकिन शिवसेना में 2 विभाजन हो गया है। एक नाथ शिंदे गुट है, शिवसेना यूबीटी है जो उद्धव ठाकरे के साथ है, एनसीपी के साथ जो भी वही बात हुई है कि एनसीपी भी विभाजित हो गई है। तो यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो विभाजित हुई है, और यही कारण है कि सर्वे में एनडीए को यहाँ नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में पहले फेज के चुनाव को लेकर यह कहा गया है कि 19 अप्रैल
अप्रैल को पहला चुनाव किया जाएगा और विदर्भ के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव किया जाएगा, जिसमें नागपुर और चंद्रपुर की सीट जो है वो बेहद ही अहम मानी जा रही है। विदर्भ की अगर मैं बात करूं तो विदर्भ के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होता है। क्षत्रिय पार्टी की यहाँ पर उतनी पकड़ नहीं मानी जाती है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम का ऐलान किया है। नागपुर से वो आते हैं, कत्तावर नेता हैं और उनकी अपनी जो है वो एक मास लीडर के तौर पे वो जाने जाते हैं। कृष्णा के आप कह रहे हैं, दो बातें महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं। एक तो ये कि महाविकास आघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा और दूसरा ये कि 5 चरणों में चुनाव होगा महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। वहां पर सभी 7 चरणों में चुनाव होने और पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है और सभी के नतीजे जैसा कि हमको मालूम है 4 जून को सामने आएंगे। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे 4 जून को आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन आइए अब यूपी की बात करते हैं। किस सीट पर कब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं यहां पर ग्राफिक्स के जरिए। उत्तर प्रदेश में कब किस सीट पर चुनाव होगा ये आप देख लीजिए। यूपी की किस सीट पर कब चुनाव है। पहला फेज 19 अप्रैल को कहां पर देख लीजिए आप। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत 8 सीटों पर पहले फेज में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दूसरा फेज 26 अप्रैल अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, फिर 8 सीटों पर दूसरे फेज में। तीसरा फेज 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली 10 सीटों पर चुनाव तीसरे फेज में। चौथा फेज 13 मई को शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच 13 सीटों पर। और फिर उसके बाद 5वें फेज में 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा 14 सीटों पर 5वें फेज में। फिर 14 सीटों पर छठे फेज में कौन सी? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीटों पर छठे फेज में। और आखिरी फेज 7वां फेज 1 जून को यहां पर 13 सीटों पर चुनाव होगा। ये सीटें हैं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, बांसगांव। ये वो सीटें हैं जहां पर 7वें फेज में 1 जून को चुनाव होगा। आइए अब आपको लखनऊ ले चलते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से शशांक कुमार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय के पास चलते हैं। संजय, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें हैं, सभी 7 फेजेस में चुनाव होगा। क्या माहौल है वहां पर? माहौल क्या है ये तो मैं लोगों से बात करके बताऊंगा, क्योंकि आम चुनाव है, आम लोग ही सरकार को चुनेंगे और यही जो लोग मेरे साथ खड़े आप देख रहे हैं राजेंद्र, ये देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, क्योंकि यूपी की से गुजर करके ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। क्या सोचते हैं लोग, मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? रेखा शुक्ला। क्या लगता है, क्या स्थिति देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव? उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे तो यही लग रहा है कि अब दोबारा हमारे देश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। भाजपा की ही सरकार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी ने इतना ज़्यादा विकास बढ़िया चल रहा है देश की जो स्थिति, और वर्ल्ड में जो प्लेस आ गया इंडिया का, और हर चीज़ में देखिए, हर चीज़ में विकास हो रहा है। हाँ विकास हो रहा है, चौमुखी विकास है, हर तरफ हो रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे भवन हो, चाहे उद्योग कारखाने हो, सब जगह विकास हुआ है। विपक्ष क्यों कहता है कि कोई विकास नहीं, बेरोजगारी और महंगाई? अब उनको तो देखिए, विपक्ष का मतलब ही अपोज करना है। यदि वो तारीफ कर देंगे तो फिर विपक्षी कहाँ कहलाया जाएगा? केवल अपोज करना ही विपक्ष की जिम्मेदारी? हाँ बस उनका वही काम रह गया है, बाकी काम सब बहुत बढ़िया हो ही रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, तरफा बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए बोले, वास्तविकता तो ये है कि बुरा न मानिएगा, 1-2 मीडिया वालों को छोड़ करके विषय पे बात करिए, विषय पे बात करिए। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? बिकाऊ है, विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बोलिए ना, हम लाइव दिखा रहे हैं। बता रहे हैं आपको, हम तो डायरेक्टर रहे हैं एग्रीकल्चर विभाग में। सारे अनुदान 50% से ज़्यादा सब लोग हड़प जा रहे हैं और कोई विकास नहीं है, कोई जांच नहीं हो रहा है। 1 मिनट, आपसे नहीं बात हो रही है, बोले सभी लोग बिक चुके हैं, ठीक है ना। उसमें आपकी मीडिया, अरे सर जो मुद्दों पे बात करिए, आप मुद्दे बताइए ना, कहाँ विकास नहीं हो रहा? काट सकते हैं, लाइव चला रहे हैं आप। नहीं, पूरा विकास राम राज्य पूरा है
और चौमुखी विकास हो रहा है। हम लोग निरंतर देख रहे हैं, चाहे हाईवे से रेलवे से हर विभाग हर सेक्टर हर जगह विकास हो रहा है, सब जगह मान नहीं रहे विकास। अरे विकास इनके यहाँ नहीं हो रहा है ना, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। सर क्या कहें? विकास हो रहा है, नितिन गडकरी ने जी भी बहुत ज़्यादा विकास किया हुआ है, सब ये दिख भी रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, ये सड़क पे भी दिख रहा है, सड़कें बंद। धरातल पे क्या हो रहा है? ये बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। धरातल पर क्या हो रहा है? बीजेपी सरकार को इसलिए लाना जरूरी है कि इन्होंने अपराध मुक्त बनाया देश को जो है, इसलिए इनको पुनः दोबारा फिर से हम लाएंगे जो है। सब अपराध मुक्त हो गया, सब विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा, चिल्ला चाहिए, तले आएगी भाजपा। क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है विकास हो रहा है और विकास की ही लिए हमें चुनाव पे अपना वोट देना चाहिए। तो विकास सबसे बड़ा चेहरा आपको नजर आता है? हमारे यूपी में योगी जी हैं और नेशनल लेवल पे मोदी जी। चुनाव नेशनल लेवल का हो रहा है। हाँ तो मोदी जी सबसे पहले। मोदी जी का चेहरा बड़ा है, विकास हो रहा है, ज़्यादातर लोग सहमत है इस बात से। ये अलग बात है कि भाई साहब का कहना है विकास नहीं हो रहा है और कई उदाहरण भी दे रहे हैं। तो राजेंद्र, ये लखनऊ की जनता है, राजधानी की जनता है, और उत्तर प्रदेश में जैसा आपने बताया कि 7 के 7 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार भी 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है राजेंद्र वो चौंकाता है। जितना आसान अभी नज़र आ रहा है, जितनी आसान डगर राजनीतिक दलों को नज़र आ रही है, उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अभी एक सस्पेंस जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में है उसका सामने आना बाकी है। और बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अभी बहुत सारे पत्ते अपने खोलेगी। ये अलग बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हैं कि वो किसी अलायंस से भी जुड़ सकती हैं। ठीक कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी बहुत सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं, जबकि वो अकेले लड़ने का चुनाव कर भी चुकी हैं, उसकी घोषणा कर चुकी हैं। आइए बिहार की बात करते हैं। बिहार में किस सीट पर कब चुनाव होगा? वहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं, 7 फेजेज में चुनाव होने हैं। किस सीट पर कब, आइए आपको बताते हैं। पहला फेज 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में 4 सीटों पर चुनाव पहले फेज में। दूसरा फेज 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिमा, भागलपुर और बांका 5 सीटों पर दूसरे फेज में। इसके अलावा आपको बताएं तीसरे फेज में 7 मई को वहां पर चुनाव होगा। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, इन 5 सीटों पर तीसरे फेज में। चौथे फेज में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर 5 लोकसभा सीटों पर। पांचवें फेज में 20 मई को चुनाव होगा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की 5 लोकसभा सीटों पर। सभी 7 फेजेज में चुनाव होने। छठे फेज में 25 मई को चुनाव होगा वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज की 8 सीटों पर। और फिर 7वें फेज में भी 8 सीटों पर चुनाव होगा। वो सीटें हैं नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, केराकत और जहानाबाद। तो इस तरीके से 40 लोकसभा सीटें हैं और 7 फेजेज में चुनाव होगा। कहां पर कब, वो हमने आपको बताया, लेकिन बिहार में माहौल क्या है शशांक हमें बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके साथ वहां पर लोग भी हैं। शशांक, क्या कह रहे हैं लोग? लोकसभा चुनाव का मूड क्या बन रहा है इनके लिए? बिल्कुल, जनता के मन में क्या चल रहा है हम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है बिहार में, एनडीए का कि महागठबंधन का? सर, वोट की दृष्टि से तो देखा जाए तो बिहार में चुनाव 3 मुद्दा पर है: भय, भूख और भ्रष्टाचार। और बिहार इससे पीड़ित है। और जब तक यहाँ के ट्रेनों में, जब पंजाब और हरियाणा की ट्रेनों में लटक कर जाने की प्रथा बंद न होगा, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं है। तब तक विकास हुआ ही नहीं है। नहीं, विकास की सिर्फ सपना दिखाया गया, विकास हकीकत में हुआ नहीं है। बीजेपी तो नारा लगा रही है अब की बार 400 पार। यह संभव नहीं है। 200 भी पार कर जाए तो मुश्किल है, क्योंकि जितना इन्होंने झूठा वादा किया और एक भी वादा पूरा इन्होंने नहीं किया, चाहे रोजगार का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो। बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ बिहार की जनता ने इनको 40 में 39 सीट देने के लिए काम किया, लेकिन इन्होंने दिया क्या बिहार को? बिहार में 40 में से ज़्यादा सीट कौन जीतने वाला है? चीनी मिल का वादा किया था चालू करने के लिए, 10 साल में इन्होंने चीनी मिल को भी नहीं चालू किया। बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी लगा। महागठबंधन का पलड़ा भारी। अच्छा, जब बिहार में महागठबंधन सरकार थी तो जातीय गणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ा, 2 महीने में 2.25 लाख नए शिक्षकों को नौकरी दी गई, तो सबका क्रेडिट तेजस्वी ले रहे। तो क्या इसका लाभ होगा कि नहीं महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में? महागठबंधन का तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नौजवान में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस साल महागठबंधन को वोट देने के लिए। इंशाअल्लाह रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है बिहार में। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है।
और रोजगार मिला है इनके सरकार में। लेकिन एनडीए का तो कहना है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। जेडीयू कह रही है कि अब हम लोग बीजेपी के साथ हो गए हैं, तो नीतीश जो कामकाज किए उसका भी लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में। एनडीए को तो यहाँ का सीट अभी नहीं मिलने वाला है, महागठबंधन अभी भारी पड़ रहा एनडीए पर। इतना अच्छा ये बताइए बिहार में क्या स्थिति रहने वाली है और क्या मुद्दे हैं आप लोग के नज़र में? मुद्दे हैं कि यहाँ कल कारखाना खुलने चाहिए। भाजपा भी विकास की रफ्तार तेज कर दी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिहार में तो 40 के 42 सीट आ जाता। डबल इंजन का सरकार है, रोड बढ़िया बन रहा, स्कूल बन रहा, अमन चैन से लोग जी रहे हैं। सिर्फ रोजगार का। नीतीश जी 18 साल से सीएम है, लगता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है नीतीश के खिलाफ, क्या लग रहा है? क्या इसका नुकसान एनडीए को लोकसभा में हो सकता है? नीतीश जी के चेहरा पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, सिर्फ वहाँ है तो एनडीए में ना, तो क्या उसका में मोदी जी का चेहरा पर चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार में भी, समझ गए ना। नीतीश जी भी कहते हैं कि हम भी चेहरा पर लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरा पर लड़ रहे हैं। 40 को 40 सीटें क्या रहने वाला है? 40 का 40 सीटें यहाँ से जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा हुआ। तो सभी 7 चरणों में बिहार में वोटिंग होनी है, तो बिहार में पलड़ा किसका आपको भारी लग रहा है? एनडीए तो कह रहा है कि सभी 40 हम लोग जीतने वाले हैं। नहीं, कहने से नहीं ना होगा। जब तक अपना रोजगार नहीं किसी को मिलता है तो उसमें कहने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। इससे पहले था फायदा था कि जो लोग कमाते था रोड पर भी कमा लेता था, 4 पैसा कमाए, वो सब रोजगार बंद। उद्योग धंधे नहीं लगे, लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं, ये सब शशांक, अभी आपके आसपास जितने लोग मौजूद हैं उनको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है और वो इस पर वोट करेंगे और वो बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर लोग जो आपके आसपास मौजूद हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे ये तो चुनाव में ही पता चलेगा।